हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। इसका एक क्विक रिवीजन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क होता क्या है। देखिए, अगर हम हिंदी में बात करें तो सिंपल वर्क मतलब काम, कार्य, ठीक है। और अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो वर्क क्या हो जाता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क जो होता है आपका वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया, वर्क डन या वर्क, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अच्छा, फोर्स एक हमारी को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क जो है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको ये चीज समझिए, वर्क क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज समझनी है हमें। और इसकी यूनिट की बात करें हम तो ऐसा यूनिट अगर हम बात करते हैं तो यूनिट एक तो तरीका है, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आपका मीटर। तो न्यूटन मीटर होगी, या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं जूल। एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई थी, ये है जूल, ठीक है। तो ये आपको वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये हमारा इस यूनिट क्या होती है, जूल होती है, आप न्यूटन मीटर यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क। अब हमें बात करनी है वर्क कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग केसेस के हिसाब से हम बात करते हैं। क्लास 9th में हमारे पास कुछ ही केसेस बनते हैं, तो देखते हैं हम कैसे होता है। तो केस नंबर 1, वर्क क्या कैसा हो सकता है, हमने ये हमारी बॉडी है, इसमें फोर्स लगाया इधर को और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही को हो गया। दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में, मतलब फोर्स भी उधर को लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को हो गया। तो आपका ये वर्क डन जो होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन, और इसका फॉर्मूला होता है W=F/d। ये आपका पहला केस, ठीक है। सेकंड केस के लिए अगर हम बात करते हैं, केस 2, ठीक है। आपने फोर्स लगाया इस साइड को और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उल्टा। मतलब कैसे, आप रोक रहे हो, फोर्स लगा रहे हो किसी चीज को और वो बॉडी चलती भी आ रही है, जैसे ब्रेकिंग के केस होता है या रिटार्डेशन का केस होता है, तब ये केस आता है। और इसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन, और इसका फॉर्मूला हो जाता है W=F/d। क्लियर। फिर हमारे आते हैं केस नंबर 3, 4 एंड 5। ये तीनों को हम बोलते हैं जीरो वर्क डन। यहां पे हमारा क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। कैसे, सपोज करिए ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, फोर्स जीरो है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, जैसे दीवार है, दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, दीवार हिली नहीं रही, तो पूरे दिन भर आप धक्का दीजिए लेकिन वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वर्क डन जीरो। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो ये है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तभी भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, तभी भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये एग्जांपल केस हम बताएं तो जैसे कुली है, कुली ने सामान उठा के रख लिया अपने सर पे, है ना, और वो मूव इधर को कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ऊपर को और वो चल इधर को रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो कहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स लग रहा है ऊपर को, तो इनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे केसेस जिसमें 90 डिग्री का एंगल आ जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वर्क डन समझ आ गया। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, या फिर हम बात कर सकते हैं जूल, ठीक है। हमारे पास 5 केस होते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। नेगेटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यहां हम कह सकते हैं इनके बीच में जो एंगल है वो 180 का है। यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री का, यहाँ पे होता है 180 का। क्लियर। और उसके बाद अगर हम फोर्स जीरो करेंगे, वर्क डन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तभी भी वर्क डन जीरो रहेगा। क्लियर। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्क डन के केसेस होते हैं। क्लियर। आपको फॉर्मूला जो आएगा सिंपल लगाना है, W=F/t, और चेक करना है कि कौन से केस में लाई करता है। अगर सपोज करो इस तीनों केसेस में लाई करता है तो वर्क डन सीधा जीरो ही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, आगे हम बढ़ते हैं, वो है एनर्जी के लिए, ठीक है। वर्क डन क्या, वर्क जो था हमारा वो मतलब कार्य था, काम करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी।
तो एनर्जी होता क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमें काम तो दे दिया, अब काम करने की क्षमता, उस काम को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो कैपेसिटी होती है। वर्क डन एक बॉडी करती है, वर्क एक बॉडी करती है, लेकिन कैपेसिटी जो हम बात करें कैपेसिटी, तो वो कैपेसिटी बॉडी की होती है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज ऑफ अ बॉडी। तो हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसकी फॉर्मूला मतलब इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट भी जूल होगी, जो कि वर्क की एनर्जी की जो वर्क है और एनर्जी की जो वो है आपकी यूनिट सेम रहेंगी दोनों, ये आपको याद रखना है। वर्क एंड एनर्जी दे हैव सेम यूनिट्स, ठीक है। तो एनर्जी हो गया कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी के टाइप्स बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे टाइप्स हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, आपका केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। बहुत सारी आपकी एनर्जीज है आपके पास, बायोमास एनर्जी, तो बहुत सारी हमारे पास एनर्जीज है। लेकिन हम यहाँ पे जो मेनली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। हमें जो स्टडी करना है वो है मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करना है। अब होता क्या है मैकेनिकल एनर्जी? ये सम होता है दो एनर्जीज का, दो एनर्जीज को हमें सम लेना है। वो है आपका एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक दूसरा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पे हमें देखना है। अब होता क्या क्या है ये समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है ये समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। जो एनर्जी एक बॉडी के अंदर होगी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से। किसी भी जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे जो मोशन की वजह से हमारे अंदर जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती तीन तरीके की है आपके यहाँ पे, ठीक है। आपको तीनों ही बता देते हैं, ठीक है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जैसे आप, मैं एक बॉडी को ऊपर लेके गया, अब अगर इसमें मैं छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है, तो ये जो होता है ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इससे कुछ टाइप की एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो हाइट पे बॉडी को लेके गए तो तब क्या एनर्जी आएगी? तो पोटेंशियल होती है ग्रेविटेशनल वाली। सेकंड होती है केमिकल एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा आपके पास सेल होते हैं, जो हम सेल हम यूज करते हैं ना, ये हम क्लॉक्स में या बैटरी हम बात करते हैं, तो उनके अंदर जो एक एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो होती है आपकी इनकी जो हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी क्या है? जैसे आपने किसी बॉल को पिचकाया, स्क्वीज किया और छोड़ दिया तो वो वापस अपनी शेप ले लेता है, तो इलास्टिक एनर्जी। हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना है इस बारी में, हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे खाली पोजीशन की वजह से, पोजीशन ड्यू टू हाइट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? तो हमें दो टाइप की एनर्जीज पढ़नी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए हम बात करेंगे तो खाली किसकी बात करेंगे? हाइट की वजह से, अगर बॉडी को हाइट पे लेके चले जाते हैं। क्लियर? समझ आ गया? तो इनके छोटे छोटे डेरिवेशन है वो समझ लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन अगर हम बात करें तो इसको इस तरह मानते हैं, एक बॉडी है उसका मास है m, स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी थी 0, मतलब स्टार्टिंग में एनर्जी क्या लिया, बॉडी रुकी हुई थी तो u इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसने एक्सेलरेट किया a से और कुछ s डिस्टेंस जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, उसकी वेलोसिटी हो गई v। क्लियर? तो अब हमें ना इसकी एनर्जी निकालनी, क्या वर्क डन कितना किया। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता ही है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s है तो s लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फोर्स को भी हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी हमने पढ़ा है अर्लियर चैप्टर्स में। तो W इज इक्वल टू m इनटू a इनटू s, ये आपका बन गया। क्लियर? अब हमें देखो, हमें a और s को रिप्लेस करना है किससे? वेलोसिटी से। तो हम बोलते हैं इसमें हम लगा देते हैं कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये लगा दिया तो as की वैल्यू यहाँ है ना, तो as की वैल्यू यहाँ पे, तो हम यहाँ से as की वैल्यू वहां रखेंगे। लेकिन हम पहले देखते हैं u कितना था? 0, तो जब u 0 था तो ये 0 हो गया, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2as, यहाँ से ही आया। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, as की जगह पे हम क्या डाल दिया? v स्क्वायर बाय 2। तो ये जो w इज इक्वल टू जो बना, मतलब मुझे अगर इसको यहाँ से इस कंडीशन में लेके जाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो होगा mv स्क्वायर बाय 2। और ये जो वर्क किया है ये जाके क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप के जो वर्क डन को, जो एनर्जी में स्टोर हो गया, एनर्जी बन गया उसका,
तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से समझ आएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें हमेशा के लिए याद रखना है, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना आ गया। हमने क्या किया, वर्क निकाला, F इंटू एस होता है, ये फॉर्मूला है। अगर हम बात करें F इज इक्वल टू एम इंटू ए और एस तो एस ही, हमने इक्वेशन लगाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उससे हमने क्या किया, यहाँ से as की वैल्यू निकाल ली, as क्या हो गया वी स्क्वायर बाय 2। तो as की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, आपको ये मिल गया वर्क डन का फॉर्मूला। क्लियर, समझ आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगला आता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में भी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है, सुनो, एक बॉडी है, मास है m, इसको हम उठा के लेके चले गए हाइट h तक, और ये बिल्कुल जैसे ये बॉडी थी इसको बिल्कुल हल्के हल्के उठा के लेके गए, ना ही उसकी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, ना जैसे था वैसे का वैसे लेके चले गए, ठीक है। मतलब इसको इनिशियल और फाइनली कंडीशन दोनों की स्पीड सेम है, ठीक। यहाँ तक अब बात आती है इसको उठाने के लिए, इसका वेट देखो क्या था, नीचे mg होगा, ये तो मास हो गया m, लेकिन वेट क्या होगा m इंटू जी। तो इसको अगर मेरे को ऊपर उठाना है तो मुझे कम से कम कौन सा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, हाँ है ना। तो mg उठाएंगे, तो mg से उठाएंगे तो वर्क डन सीधा आ गया, फोर्स कितना लगाया उठाने के लिए mg, और कितनी हाइट तक ले गए h। तो ये जो एनर्जी, ये जो फॉर्मूला होता है mgh, यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। यही पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो अगर हम एक बॉडी को एक हाइट से दूसरी हाइट पे ले जाते हैं तो mgh का फॉर्मूला लगता है। h क्या है, चेंज इन द हाइट। सपोज करिए ये ग्राउंड से ना लेके बीच से लेके गए होते हैं, तो नीचे से यहाँ तक की हाइट का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया आपको mgh, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक लॉ, इसके बाद एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है वो समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, अगर हम कोई भी कंजर्वेटिव मीडियम में है, कंजर्वेटिव मीडियम मतलब जहाँ पे हमारा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एयर ड्रैग नहीं लग रहा है, मतलब ये जो फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स और एयर ड्रैग, ये क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अगर वो नहीं लग रहा है तो जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी क्या होता है, ना ही वो मतलब क्या होता है बनाई जा सकती है, ना ही वो तोड़ी जा सकती है, बट इट कैन बी फॉर्म कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये होता है आपका बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा क्या होगा, अगर एक बॉडी को हम हाइट, सपोज करिए हाइट में है, वहां पे अगर जाएंगे तो वहां पे उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वहां से अगर हम उसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो जो नीचे आ रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, बीच में रास्ते में उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाएगी। और सबसे जो नीचे आएगा तो उसके पास खाली कौन सी एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब क्या होता है, अगर हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो ऊपर है तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट है। जैसे हम ड्रॉप किया तो ये स्पीड बढ़ेगी, तो जब स्पीड बढ़ी तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जैसे बिल्कुल ग्राउंड पे आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो सब मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्लियर, तो ये समझना है आपको। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। अगर क्वेश्चन आता है फ्री फॉल के बारे में तो आपको यही समझाना है, तो टॉप पे लेके गए वहां पोटेंशियल एनर्जी पी, और जो नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। बीच में क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों ही होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमें ये समझ आ गया एनर्जी और वर्क, ये दो चीज समझ आ गई। अब इन दोनों का रिलेशन भी है, इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं। एक ऐसे थ्योरम है जो इन दोनों को रिलेट करती है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होता है जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका वर्क के बराबर होता है। तो ये वर्क के बराबर है, ठीक है। तो अब ये यहां से आपको समझना है, तो वर्क डन जो है हाफ एम
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको वर्क डन निकालने के लिए आता है और आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है और आपको दो एनर्जीज दो वो दे रखी है स्पीड्स, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला आपका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, बहुत कॉमनली आने वाले न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपको समझ के रखना है। क्लियर? तो हमारे को वर्क समझ आ गया, एनर्जी समझ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमें पता लग गई। अब लास्ट जो आती है वो आता है पावर के बारे में। तो समझते हैं पावर क्या होता है। पावर जो है उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो पावर क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमने क्या किया, दो जनों को काम दे दिया, सौंप दिया कि बोला कि यार आपको ये काम करना है, ठीक है, कुछ भी एक अमाउंट वैल्यू मतलब वर्क फिक्स कर दिया। अब एक जना उसको जल्दी कर रहा है, एक जना लेट कर रहा है, तो अब आपको इन दोनों में भी तो डिफरेंस करना है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं? पावर का यूज करते हैं। तो पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क अगर हम बात करें तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। टाइम आप जनरली सेकंड्स में ही लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल ये हो जाता है पावर, और इसकी यूनिट क्या होती है? वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। ठीक है, ये तो वर्क डन के रिलेटेड हो गया। अगर सपोज करें एनर्जी के साथ बात करते हैं तो पावर का एक फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो यहां से एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम भी बन जाता है आपका पावर का फॉर्मूला, और वो यूनिट वही है वॉट। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको क्या करना है? सीधा एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी आपको मिलेगा वो रखिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, या एनर्जी दी जाएगी टाइम से डिवाइड कर दीजिए, या वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क के बाद नीचे टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से रह सकता है। आपको उल्टा भी करने को मिल जाएगा, एनर्जी निकालने के लिए बोलेंगे पावर दे रखिए, तो पावर से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? समझ आ गया? ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है लास्ट जो है वो है, इसमें मतलब इसी के बारे में है, पावर और एनर्जी का कंजम्पशन है, दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पावर में ही आता है। देखिए कमर्शियल मतलब जब हम बात करते हैं सेल या खरीदने है ना, सेल करने के लिए या बाई करने के लिए हम बात करते हैं, तो कमर्शियल यूनिट आ जाती है वहां पे। जैसे हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी है ना, या हम बात करते हैं वाटर के लिए तो प्रेशर जो हो गया, तो ये एनर्जीज है हमारे पास, हम इनको एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इन एनर्जी को बेचने निकलते हैं मार्केट में, तो हमें एनर्जी को ऐसा तो है ना कि प्रॉपर तरीके से यूनिट में बेचना पड़ेगा। तो एक यूनिट जो है वो आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बनाई गई है। वो किसके बराबर है? वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो आप अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल देखेंगे तो उसमें जो यूनिट्स लिखा होगा कि इस मंथ में इतनी यूनिट्स चली गई हैं, कंज्यूम करी है, तो वो हमेशा किलोवाट आवर में दी जाएगी। ठीक है, तो किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। कैसे निकला? देखो किलोवाट जो है वो है एनर्जी पावर की यूनिट, किलोवाट पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट हमें किलोवाट में रखनी है, और टाइम जो रखना है वो आवर में रखना है। तो उससे क्या आ जाएगा? पावर इंटू टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड। क्लियर? तो यहां से किलोवाट आवर आपकी एनर्जी की मतलब एनर्जी की यूनिट हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कन्वर्ट करें, हमें पता है एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये आपका क्या है? ये इसका कन्वर्जन भी है। तो आपसे कभी कभी एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। समझ आ गया? तो वर्क समझ आ गया होगा आपको, एनर्जी क्या होता है वो समझ आ गया, पावर क्या होता है ये समझ आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। तो इट वाज अ क्विक रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। चलिए, तो आप इसको करिए, है ना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़िए इसकी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।